हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है उप सहसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोस्तों यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 8 या 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों हम लोग वीडियो में बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उप सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक क्या होता है सबसे पहले आइए समझते हैं इसी को। दोस्तों वे योगात्मक या आणविक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संकुल या उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो उप सहसंयोजन यौगिक होते हैं एक प्रकार के योगात्मक यौगिक होते हैं, योगात्मक या आणविक यौगिक कह सकते हैं, जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं यानी कि अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, उसी को दोस्तों कहा जाता है संकुल या उप सहसंयोजन यौगिक। तो दोस्तों आइए समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है CuNH3 का 6SO4, यानी कि दोस्तों इसको सबसे पहले समझ लेते हैं इन यौगिक में सबका नाम क्या क्या है। तो दोस्तों जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसी को कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहा जाता है, यानी दोस्तों इसको कहा जाता है उप सहसंयोजन परिसर, उप सहसंयोजन परिसर इसको कहा जाता है। और दोस्तों इसमें जो केंद्रीय परमाणु होता है यानी कि जो ए बीच वाला होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, इसको दोस्तों कहा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। और किससे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे, इससे जुड़े हुए जो परमाणु या समूह होते हैं जिसे लिगेंड कहा जाता है। मतलब दोस्तों जो आपके छोटे कोष्ठक में जो जुड़ा हुआ है NH3 की संख्या दोस्तों 6 होता है, इसको दोस्तों कहा जाता है लिगेंड। इसको क्या कहते हैं, लिगेंड। इसी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इस तरह दोस्तों अगर देखा जाए तो जो लिगेंड होते हैं ग्राही का काम करते हैं, और दोस्तों जो लिगेंड होते हैं वो दाता का काम करते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही का काम करता है। और दोस्तों इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर वाला भाग होता है इसको आयनिक भाग कहते हैं। दोस्तों इसको क्या कहते हैं, आयनिक भाग कहते हैं, आयनिक भाग कहते हैं, आयनिक भाग यानी आयोनाइजेशन पार्ट भी कहा जाता है। दोस्तों उप सहसंयोजन यौगिक जो इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर यानी कि उप सहसंयोजन परिसर के अंदर होता है उसी को कहा जाता है उप सहसंयोजन यौगिक। अगर दोस्तों इसको अगर जल में क्या करेंगे, डालेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है, जो इस स्पेयर के अंदर वाला जो भी यौगिक होगा ये आयन में नहीं टूटेगा, और जो बाहर वाला दोस्तों होगा वो आयन के रूप में टूट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं CuNH3 का 6 और इसके ऊपर दोस्तों 2+ आ जाएगा और प्लस SO4 2-। यानी दोस्तों हम जानते हैं कि जो सल्फेट में कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, -2 होता है। तो जितना इसमें माइनस में होगा उतना प्लस में लगेगा यानी कि 2+ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि इस संकुल के ऊपर कौन सा चार्ज आया है, धनात्मक चार्ज आया है। तो इस संकुल को दोस्तों हम लोग कहेंगे धनावेशित संकुल। अगर संकुल पर धनात्मक चार्ज आ रहा है तो उससे धनावेशित संकुल, अगर ऋणात्मक चार्ज आ रहा है तो ऋणावेशित संकुल, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसे उदासीन संकुल कहते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी को दोस्तों कहा जाता है उप सहसंयोजन यौगिक, और ये दोस्तों आयनिक वाला भाग हो गया। यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक क्या होता है, जो जल में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, यानी कि जल में डालने पर वह क्या करते हैं, आयन के रूप में नहीं टूटते हैं, उन्हीं को दोस्तों क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। तो ये दोस्तों ये आपका हो गया उप सहसंयोजन यौगिक हो गया, उप सहसंयोजन यौगिक हो गया। और दोस्तों ये आप पता है आपका आयनिक भाग हो गया। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कि संकुलों का वर्गीकरण, यानी कि इससे पहले दोस्तों अगर पूछा जाए कि उप सहसंयोजन रसायन किसे कहते हैं,
उप सहसंयोजन रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उप सहसंयोजन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसी को दोस्तों कहा जाता है उप सहसंयोजन रसायन। मतलब जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत उप सहसंयोजन यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा, उप सहसंयोजन यौगिक भी कह सकते हैं, संकुल भी कह सकते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है, उप सहसंयोजन रसायन कहलाता है। अब दोस्तों आइए देखते हैं संकुलों का वर्गीकरण। संकुलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसमें पहला वर्गीकरण देखते हैं। आवेश के आधार पर संकुलों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में दोस्तों बांटा गया है। पहला दोस्तों है धनायनिक या धनावेशित संकुल। पहला क्या है? धनायनिक या धनावेशित संकुल। तो इसका दोस्तों अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वे संकुल यौगिक जिस पर धनावेशित चार्ज होता है उसी को धनायनिक या धनावेशित संकुल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दोस्तों इसको जल में अगर डिजॉल्व करेंगे तो जो पहले आएगा वह धनावेशित में टूटता है, नहीं धनात्मक में टूटता है, जो बाद में आता है ऋणावेशित में टूटता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? CuNH3 का 4 और प्लस दोस्तों SO4 2-। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि SO4 का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है? -2 होता है। इस पर जितना माइनस होगा उतना प्लस में इस पर चार्ज आएगा। तो इस संकुल के ऊपर दोस्तों कौन सा चार्ज आया है? धनात्मक चार्ज आया है। तो इस संकुल को दोस्तों क्या कहेंगे? धनायनिक या धनावेशित संकुल कहते हैं। इसको भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। इसको अगर ब्रेक करेंगे, जल में डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा? यानी कि जल में डिजॉल्व करने पर यहाँ से दोस्तों टूटता है AgNH3 का ट्वाइस और प्लस Cl पर 1 माइनस चार्ज होता है, तो इस पर दोस्तों कितना हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो अगर संकुल के ऊपर धनात्मक चार्ज आ रहा है तो उसे दोस्तों क्या कहेंगे? धनायनिक या धनावेशित संकुल कहते हैं। अब आइए दूसरा नंबर पढ़ते हैं। ऋणायनिक या ऋणावेशित संकुल किसे कहते हैं? ऐसा संकुल यौगिक जिस पर ऋणायनिक चार्ज होता है या ऋणावेशित चार्ज होता है उसी को ऋणायनिक या ऋणावेशित संकुल कहते हैं। अब दोस्तों आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मान लेते हैं इसी को है, जब इसको दोस्तों जल में क्या करेंगे? डिजॉल्व करेंगे यानी कि घोलेंगे, तो जो पहले आता है वह धनात्मक में टूटता है, जो बाद में आता है वह ऋणात्मक में टूटता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पहले आया है तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा? धनात्मक में टूट जाएगा, यानी कि K+ में टूटेगा। और इसकी संख्या कितना है? 2 है। इसकी संख्या कितना है? 2 है, तो 2K+ हो जाएगा और प्लस यहाँ से NiCN का 4। अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि K के ऊपर +1 चार्ज है लेकिन संख्या कितना है? 2 है, तो 2 धन प्लस चार्ज मानेंगे तो इस पर कितना आएगा? 2 ऋणावेशित चार्ज आएगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जिस संकुल के ऊपर दोस्तों क्या होता है? ऋणावेशित आयन होता है, उसी को ऋणायनिक या ऋणावेशित संकुल कहते हैं। आप इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों दूसरा है जिसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे इसको जल में डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3K+ में टूटेगा और प्लस CONO2 का 6 और इसके ऊपर दोस्तों कितना चार्ज आएगा? 3K+ है तो 3 माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा है उदासीन संकुल। तो उदासीन संकुल का मतलब क्या होता है? ऐसा संकुल यौगिक जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, उसी को उदासीन संकुल कहते हैं। यानी दोस्तों इसमें कोई आवेश नहीं होगा। जिस संकुल पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उदासीन संकुल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, यानी कि अगर इस कोऑर्डिनेशन यानी दोस्तों इस संकुल के अगर बाद में कोई आता है परमाणु या तत्व आता है तो इस पर धनात्मक आएगा, अगर पहले आता है तो इस पर ऋणात्मक आएगा। लेकिन इससे आगे और पीछे कुछ भी नहीं है यौगिक के रूप में, तो एक दोस्तों क्या हो जाएगा? उदासीन संकुल होगा। ए भी दोस्तों उदासीन संकुल, ए भी उदासीन संकुल, ए भी उदासीन संकुल। मतलब ऐसा संकुल यौगिक जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसे उदासीन संकुल कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि उप सहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं। मतलब वे योगात्मक या आणविक यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं उसे उप सहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। और रसायन विज्ञान के जिस शाखा में उप सहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसी को उप सहसंयोजन रसायन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हम लोगों ने समझा
और दूसरा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि संकुलों का वर्गीकरण क्या होता है। तो आवेश के आधार पर दोस्तों संकुलों को 3 भागों में बांटा गया है, धनावेशित संकुल, ऋणावेशित संकुल, उदासीन संकुल। तो धनावेशित संकुल क्या होता था? ऐसा संकुल यौगिक जिस पर धनावेशित चार्ज होता है उसी को धनावेशित संकुल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम लोगों ने समझा कि जो पहले होता है धनायन में, जो बाद में होता है ऋणायन में टूटता है, और इस संकुल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? धनात्मक आता है। इसी तरह से दोस्तों इस एग्जाम्पल में भी देखेंगे, इस पर भी धनात्मक आया, इस पर माइनस आया है। और ऋणावेशित या ऋणायनिक संकुल हम बताए कि जिस संकुल के ऊपर ऋणात्मक चार्ज होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? ऋणावेशित संकुल कहते हैं। जैसे यह संकुल बाद में है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है? माइनस चार्ज आया है, तो ऋणात्मक संकुल। ये भी बाद में दोस्तों है तो ऋणात्मक संकुल हो जाएगा। और उदासीन संकुल, जो ऐसा संकुल यौगिक जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उदासीन संकुल। जैसे आप एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसे उदासीन संकुल कहते हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।